हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले भाग 1 आ चुका है, आज हम भाग 2 देखने वाले हैं। एमसीक्यू का सेकंड वीडियो है। ऐसा नहीं कि ये केवल आपके अभी एमसीक्यू डाल रहे हैं, इससे पहले भी कई सारे टॉपिक होने के बाद एमसीक्यू लेकर आए थे। लेकिन अब हम हर दिन एक एक एमसीक्यू लेकर आएंगे, एक वीडियो एमसीक्यू का आएगा। इसके बाद मैं आपको हो सकता है हफ्ता 10 दिन में जितना हो सकता है एमसीक्यू कराऊं, और बैंकिंग अधिनियम 1949 वाला जो चैप्टर है वो भी मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो क्या है कैसा है उसमें कितने कौन से प्रकार के, इतना बेसिक लैंग्वेज में आपको कराने की कोशिश करूंगा। उसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा और उसका भी अलग से मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं आज आपके लिए। अच्छे अच्छे टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं लेकिन वो अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले सहकारी बैंक से क्या आशा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा सहकारी बैंक। याद रखिए सहकारी बैंक जो है राज्य में, राज्य की बात करें तो राज्य में सबसे शीर्ष संस्था कौन सी होती है, इसको बोलते हैं आप अपेक्स बैंक बोलते हैं। ठीक है, अपेक्स बैंक बोलते हैं, अपेक्स बैंक बोलते हैं। ये क्या है, राज्य स्तर की सबसे सर्वोच्च बोल सकते हैं बैंक है। ठीक है, ग्रामीण जो सहकारी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ वो राज्य स्तर पर कौन है, राज्य सहकारी बैंक है, जिसको आप अपेक्स बैंक बोलते हैं। और जिला स्तर पर जो होता है वो है केंद्रीय सहकारी बैंक होता है। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक याद रखिएगा, जिसको जिला सहकारी बैंक भी बोलते हैं। ये याद रखिए ऊपर वाला होता है, सॉरी ये होता है राज्य स्तर पर, और ये होता है आपका जिला स्तर पर होता है। और जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है वो है प्राथमिक सहकारी केंद्र, प्राथमिक सहकारी बैंक जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करता है। और मिनिमम मिनिमम 5 सहकारी प्राथमिक सहकारी बैंक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को मिलाकर, ये तीनों ही मिलाकर याद रखना, ये तीनों मतलब राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक, ये तीनों मिलकर ही सहकारी बैंक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब तीनों को ही सहकारी बैंक कहते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। ठीक है, सेकंड है, सहकारी सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सहकारी सोसाइटी का प्राथमिक उद्देश्य है, सबसे पहले याद रखिएगा, क्या करना, वित्तीय लाभ। कहने का मतलब बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति को अपना सुधारना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अपने सदस्यों के लिए वित्तीय सुविधा का उपबंध कराना, दूसरा निर्देशकों का लाभ लेना, तीसरा ऋण वसूली करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आंशिक बोल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही क्या करते हैं, सहकारी सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, चलिए अगला है, तीसरा है, आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी किस वर्ष सरकार को बेच दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। आरबीआई ने, याद रखेगा, उस समय लगभग लगभग 50%, 50% आरबीआई का 50% था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का याद रखेगा, सीजी मतलब याद रखे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो, उसका कितना था, केंद्र सरकार का 50% था। ठीक, लेकिन याद रखिएगा 2019 में आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने पूरा का पूरा, याद रखिए क्या बोला है, आरबीआई ने नाबार्ड में अपनी भागीदारी किस वर्ष सरकार को भेज दी। तो नाबार्ड में जो आरबीआई की भागीदारी थी वो याद रखिएगा वो 2019 में पूरी तरीके से किसको, केंद्र सरकार को भेज दी। क्लियर। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये ग्रामीण, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च बैंक के रूप में कार्य करती है नाबार्ड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। चौथा है, सर्वप्रथम किस सन नाबार्ड ने केसीसी क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था। ठीक है, ये पूरा मैं बता चुका हूं, आज मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूं। ठीक, तो किस वर्ष, याद रखिएगा किस वर्ष सबसे पहले नाबार्ड ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था। तो ऑप्शन याद रख, मैं केवल आंसर बता रहा हूं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में, 1998 में नाबार्ड ने केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया था। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का गठन कब किया गया, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। तो इसका गठन किया गया है 27 मई 2014 को, 27 मई 2014 को छत्तीसगढ़ सहकारी अधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, जिसकी स्थापना 27 मई 2014 को की गई। इसी का अगर बोला जाए कि मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय स्थित है बिलासपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं तो कभी स्थापना हुई है इसकी, इसकी स्थापना हुई है 27 मई को, अभी देखेंगे 2014 में। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय है बिलासपुर में। आ रहा है समझ में, इसका मुख्यालय कहां पर है, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण की स्थापना छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के किस धारा के तहत किया गया है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण है जिसकी स्थापना 27 मई 2014 को की गई है,
ठीक, वो कौन से अधिनियम के तहत की गई है आयत हो, तो वो किया गया है छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किया गया है। तो उसकी किस धारा में इसके गठन के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है, तो याद इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, तो याद रखिएगा इसको बताया गया है धारा 77, याद रखिए धारा 77 की कौन सी उपधारा, उपधारा 3 में बताया गया है इसके बारे में। ठीक, चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखना है इसका आंसर है प्रथम की बात कर रहा हूं, प्रथम है रघुवीर सिंह, प्रथम कौन है, रघुवीर सिंह। ठीक है, तो ये स्थापना 27 में 2014, मुख्यालय बिलासपुर, कौन से अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत, किस धारा के अंतर्गत, धारा 77 की उपधारा 3 के अंतर्गत। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष थे रघुवीर सिंह। और इसके वर्तमान के अगर क्वेश्चन आ जाए, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है जगदम्बा, जगदम्बा राय क्या है इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे, रघुवीर सिंह, और वर्तमान अध्यक्ष अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण का, वो है जगदम्बा राय है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष, आ भी गया क्वेश्चन, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो है जगदम्बा राय। अभी देखें सॉरी, चलिए अगला है 10वां है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक किसको कहते हैं। ठीक, तो याद रखिए मैं अब इसको कई बार अपनी वीडियो में बताया, इवन एमसीक्यू लेकर भी आया हूं, ये आप दो चीजें मेरे को कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ में तो आपको भी बता दूंगा, भारत में सहकारिता के जनक किसको बोलते हैं और विश्व में सहकारिता के जनक किसको कहा जाता है, ये चीजें मैं आपको अपने वीडियो में इवन एमसीक्यू में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि छत्तीसगढ़ में किसको कहा जाता है सहकारिता का जनक, बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ में किसको कहा जाता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को, किसको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है सहकारिता का जनक। आप इसको कमेंट में बताइए, दोनों को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, भारत में और विश्व में सहकारिता का जनक किसको कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी छत्तीसगढ़ में किसको कहा जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस महान व्यक्तित्व को सहकारिता पुरुष, याद रखिए दोनों अलग अलग है, सहकारिता को सबसे पहले, सहकारिता का जन्म छत्तीसगढ़ में किसने शुरू किया आया, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। लेकिन सहकारिता पुरुष किसको कहते हैं, ये अलग क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सहकारिता पुरुष कहा जाता है, वह राम गोपाल तिवारी को कहा जाता है। याद रखिएगा राम गोपाल तिवारी। अगर मैं एक बार और आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, राम गोपाल तिवारी किस जिले से संबंधित है, किस जिले से, छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है रामगोपाल तिवारी। क्या इनकी क्या खासियत है आजादी के समय, ये भी अगर आपको हो सके तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन करने का मतलब ये रहता है कि आपको कितना याद है, ये भी आपसे मैं देखने के लिए एक बार आपसे मैं ट्राई करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको भेजिएगा। रामगोपाल तिवारी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है, और वो आजादी के समय बोल सकते हैं उनकी क्या भूमिका थी, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला है, दुर्ग जिले में सहकारिता आंदोलन के जनक। ठीक, अब तो क्या है, मैं क्या बोला, सहकारिता के जनक किसको छत्तीसगढ़ में बोलते हैं, ठाकुर प्यारेलाल को, और सहकारिता पुरुष कहा जाता है रामगोपाल तिवारी को। लेकिन सहकारिता के जनक कहां पर, दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक किसको बोलते हैं, तो दुर्ग जिले में सहकारिता के जनक है राम प्रसाद देशमुख। याद रखिएगा राम प्रसाद देशमुख, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि रत्नाकर झा ये सब जो आपके घनश्याम सिंह गुप्त, ये दोनों के दोनों कहाँ पे है, दुर्ग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूजन होता है, तो कई लोग ना घनश्याम सिंह गुप्त को लगा लेंगे, ठीक, जो कि नहीं है। राम प्रसाद देशमुख जो है वो दुर्ग जिले में सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो वो है आपका रविंद्र चौबे जी है, रविंद्र चौबे है। ठीक है, अगला है, भारत में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, तो भारत में वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी है सहकारिता मंत्री। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ये भी मैं आपको पहले ही अपने टॉपिक में बता चुका हूं, तो भी से एक बार बता देता हूं, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब होती है, याद रखिएगा आंदोलन की शुरुआत होती है यह 1904 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तो ये मनाया जाता है, याद रखिए प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह के प्रथम शनिवार में। अब वो शनिवार जो है 2 तारीख भी हो सकता है, 4 तारीख भी, 1 तारीख भी, 7 तारीख, कोई भी डेट, अगर वो पहला, याद रखिएगा जुलाई माह का
प्रथम शनिवार जो भी पड़ेगा, पहला शनिवार, उसको क्या वहां पर क्या मनाया जाता है, सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, याद रखिएगा, इंटरनेशनल सहकारिता सहकारिता दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला है 18वां है, अल्पकालीन ऋण प्रदान करने के लिए सहकारी बैंक को कितने स्तर पर बांटा गया है। मेरे ख्याल से सब चीज आपको पता होगा। अल्पकालीन अगर ऋण देना है तो आपको पता होगा, अल्पकालीन ऋण देने के लिए हमारे सहकारी बैंक को 3 स्तर पर बांटा गया है। पहला है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, और ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, जिसका नाम है प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक, है ना, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैं आपको बताया था कार्यशील पूंजी को 2 भागों में बांटा जाता है, 2 प्रकार होते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी का, तो पहला अगर मैं बात करूं तो आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर था। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आवश्यकता के आधार पर के साथ साथ दूसरा है विचारधारा के आधार पर। ये 2 ही पढ़े थे ना। और उसमें भी याद रखिएगा, आवश्यकता के आधार पर भी 2 अलग अलग है। पहला होता है आपका, पहला क्या है, नियमित है, पहला स्थायी जिसको आप बोलते हैं, और दूसरा अनियमित जिसको आप मौसमी या परिवर्तनीय भी बोलते हैं, मौसमी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें विचारधारा के आधार पर क्या था, एक तो सकल था और दूसरा क्या था, शुद्ध था, है ना। ये पूरी अलग अलग चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर ये कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के आधार पर पूछा है, याद रखिएगा। तो आवश्यकता के आधार पर कौन सा होगा, देखिए ये पूछा है वो, ये आवश्यकता के आधार पर पूछा है। तो आवश्यकता के आधार पर कितने हैं, नियमित होते हैं, और मौसमी जिसको अनियमित या परिवर्तनशील भी बोलते हैं। ठीक है, और विचारधारा के आधार पर पूछ देता तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला है सकल और दूसरा है शुद्ध है। तो इसमें आवश्यकता के आधार पर पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका पहला 2। ठीक, चलिए देखते हैं अगला, एक सेकेंड, अंश पूंजी है। ठीक है, अंश पूंजी से क्या आशा है। ठीक, अंश पूंजी से क्या आशा है, पहला है जब कंपनी अपने अंशों का निर्माण करके पूंजी प्राप्त करती है। ठीक, दूसरा, जब कंपनी अपने शेयर धारकों का नियमन करके पूंजी प्राप्त करती है। जब कंपनी अपने मूल्य का नियमन करके पूंजी प्राप्त करती है। तो अंश पूंजी क्या है भाई, सीधा सी बात है, एक कंपनी है, कंपनी अपना एक अंश हिस्सा जारी करती है, और उसको क्या करती है, हिस्से को लोग अपने शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं, उस शेयर को, हिस्से को खरीदते हैं। खरीदने से क्या होता है, कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है, उसको आय होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अंश पूंजी बोलते हैं। तो इसका सबसे अच्छा क्या होगा, कंपनी क्या करती है, अपने अंश, जैसे मैं मान लीजिए 100 करोड़ की ये कोई कंपनी खोला। ठीक है, अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मान लीजिए मैं कंपनी खोलना चाह रहा हूँ। अब मैं क्या किया, 10% शेयर क्या कर दिया, जारी कर दिया मैं, है ना, शेयर का क्या किया, निर्माण किया, शेयर जारी किया, शेयर का निर्माण किया। अब इसको बाद में क्या किया, इसको क्या कर सकते हैं, 10% को मैं ले लूंगा, मान लीजिए किसी से 50 करोड़ में ले लिया। अब ये पूंजी क्या हो गई, मेरे पास प्राप्त हो गई। मैं क्या किया हूँ, शेयर का निर्माण किया हूँ, 10% शेयर 50 करोड़ मेरे लो, और अपने पूंजी ले लिया मैं। मतलब कंपनी क्या करती है, अंशों का निर्माण करती है, और अपनी क्या करती है, अपनी पूंजी प्राप्त करती है, आय प्राप्त करती है, इसी को क्या बोलते हैं, अंश पूंजी बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला। अगला है, अंश पूंजी के कितने प्रकार हैं। तो अंश पूंजी के मैं आपको 8 प्रकार बता चुका हूं, पूरा अच्छे से बता चुका हूं अंश पूंजी के प्रकार। ठीक है, देख लीजिएगा आप, सब्सक्राइब है, कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बता चुका हूं, वो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, अंश पूंजी वाला आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, देनदारियों से क्या आशय है। ठीक है, देनदारियों से, देनदारी का अर्थ समझ सकते हैं आप, ऋण एक बोल सकते हैं। तो ऋण एक प्रकार से क्या होता है, ऋण ही तो होता है ना। ठीक, जिसको वर्तमान देनदारी और बोल सकते हैं जो कम समय में दिया जाता है और अधिक समय के लिए दिया जाता है, 2 अलग अलग है। तो देनदारी से अगर आपसे आशय क्या है बोला जाए, तो क्या होगा देनदारी से आशय, पहला है, देनदारी वे ऋण है जो किसी व्यवसाय पर तत्काल या भविष्य में बकाया होते हैं। देनदारी वे ऋण है जो किसी व्यवसाय पर पूर्व या भूतकाल में बकाए होते हैं। देनदारी वे ऋण है जो संपत्ति पर लगता है, या देनदारी वे मतलब या इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, देनदारी क्या होगा, जब आप किसी से ऋण लेते हैं तो क्या होता है, आप उसको या तो तत्काल में क्या करते हो, तत्काल में आप उसको पे करते हो, है ना, पे करते हो, या तो भविष्य में के लिए क्या रहता है, ये पे करते हो कि भविष्य में क्या रहता है, बकाया रहता है। समझ रहे हैं, या तो तत्काल बकाया रहता है, या तो भविष्य में बकाया रहता है। जो आप ऋण लेते हो, मैं किसी से 100 रुपए ऋण लूंगा, तो मैं तो उसको भविष्य में के लिए ही तो बकाया रहेगा ना, भूतकाल के लिए थोड़ी ना रहेगा। समझ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, देनदारियां वे ऋण है जो किसी व्यवसाय पर तत्काल या भविष्य में बकाया होते हैं। ठीक, चलिए अगला है, देनदारियों के कितने प्रकार है।
अब क्वेश्चन आ जाए देनदारियों के कितने प्रकार हैं, तो देनदारियों के 2 प्रकार होते हैं। देनदारियों के 2 प्रकार अभी बताया था, पहला होता है वर्तमान देनदारी, वर्तमान, और दूसरा होता है दीर्घकालीन देनदारियां। दीर्घकालीन देनदारियां, वर्तमान देनदारी किसको बोलते हैं, ऐसा ऋण जिसको आप 1 वर्ष के भीतर क्या कर देते हो, 1 वर्ष के भीतर अगर आप क्या कर दो, भुगतान कर दो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, वर्तमान देनदारी। और अगर 1 वर्ष से अधिक के समय में, 1 वर्ष से अधिक अगर आप समय लगाते हैं भुगतान करने में, ऐसे ऋण को क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन ऋण या दीर्घकालीन देनदारी बोलते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, तो याद रखना है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वर्तमान देनदारी किसको बोलते हैं, ऐसा ऋण जिसको 1 वर्ष के भीतर भुगतान किया जाए उसको वर्तमान देनदारी बोलते हैं। ठीक, तो देनदारी कितने प्रकार के हैं, तो वो है 2 प्रकार के हैं, आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, वर्तमान देनदारियों का भुगतान कितने माह के भीतर करना आवश्यक है। तो अभी बताया वर्तमान देनदारी का कितना, 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष मतलब 12 माह के भीतर आपको भुगतान करना अनिवार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं, दीर्घकालीन देनदारियों का भुगतान कितने माह के भीतर करना जरूरी है, अभी बताया 12 माह से अधिक के समय में। ठीक है, संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं, अब अगला क्वेश्चन है संपत्ति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो संपत्ति जो है मोस्टली देखा जाए तो 2 ही प्रकार के होते हैं, अलग अलग खैर उसके हम देखेंगे तो ले सकते हैं, स्थायी अस्थायी जो बोलते हैं उसमें मूर्त अमूर्त जो अलग अलग लेते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर हम देखें संपत्ति कितने प्रकार के, तो ये 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला हम बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं चालू संपत्ति, पहला चालू संपत्ति जी, और दूसरा होता है अचल संपत्ति, अचल संपत्ति। ठीक है, पहला होता है चालू संपत्ति और दूसरा होता है अचल संपत्ति, इसको मूर्त संपत्ति भी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं, अचल संपत्ति और दूसरा क्या होता है, चालू संपत्ति। इसका डिटेल क्लास मेरा देख लीजिएगा, संपत्ति वाले क्लास में मैं इसको जितने भी आपके एसेट्स है उसके बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, किसको एसेट्स कहा जाएगा किसको नहीं कहा जाएगा, इसके प्रकार क्या है सब आपको बता चुका हूँ। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, चले अगला, बैलेंस शीट से में किसको रिकॉर्ड किया जाता है, बैलेंस शीट मैं अभी उस दिन भी बताया था, बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट बराबर क्या होता है, जितनी भी देनदारियां हैं, जितने भी आपकी लाइबिलिटीज हैं उसके अलावा प्लस जितने भी शेयर होल्डर्स है, शेयर धारक है, ठीक ठीक है, शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, शेयर को क्या कर देते हैं, जोड़ देने से क्या आ जाता है, बैलेंस शीट आ जाता है। आ रहा समझ में, इसी से तो बैलेंस शीट आता है ना। तो बैलेंस शीट क्या होगा, व्यवसाय की जो संपत्ति है, ये देखो संपत्ति, ये बैलेंस शीट मतलब क्या होगा, जो भी आपके बैलेंस शीट बराबर क्या होता है, आपके देनदारियां और शेयर होल्डर। ठीक, और ये जो दोनों को मिला के हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, एसेट्स के बराबर होना चाहिए। एक सेकेंड, ये हमेशा की किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा ये एसेट्स जो आपकी संपत्ति है इसी के बराबर होनी चाहिए। ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ कि बैलेंस शीट कैसे निकालते हैं, जितनी आपकी संपत्ति है, एसेट्स है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो आपके लायबिलिटीज देनदारियां प्लस आपके जितने भी शेयर होल्डर है, जितने भी शेयर है, अंश है, उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्ड क्या करता है, ये व्यवसाय की जितनी संपत्ति है वो एसेट्स है, और देनदारियों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है लाभ हानि खाता में क्या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो लाभ हानि खाता में कितनी लाभ हो रही है कंपनी को, कितनी हानि हो रही है, इसी को तो प्रदर्शित किया जाएगा ना। तो ऑप्शन है किसी व्यावसायिक संस्था की शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को। तो अभी आपको मैं फिर से बता दूं, फिर से, ठीक है, 2 प्रकार के आपके खाता होते हैं, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, बाकी आप वीडियो देख लीजिए। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पहला क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, जिसको व्यापार खाता बोलते हैं। और दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसको लाभ और हानि खाता बोलते हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, इसमें सकल लाभ या हानि को बताया जाता है, सकल प्रॉफिट एंड लॉस को बताया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमेशा शुद्ध लाभ और हानि को बताया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शुद्ध आपके हानि और लाभ को बताया जाता है। तो इसमें क्या बोला है, पहला किसी व्यावसायिक संस्था की शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को प्रदर्शित करे, ऐसे खाते को लाभ हानि खाता कहते हैं, याद रखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है, एक सेकंड मिटा दो, अगला है बैंकों द्वारा उन ऋण को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डाल देते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता। तो अभी मैं आपको कल ही की वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है एनपीए। ठीक, गैर निष्पादित संपत्तियां मतलब होता है एनपीए, इसी को बोलते हैं। तो एनपीए 90 दिन, जिसको आप 3 माह तक अगर आप अपना किस्त नहीं पटाते हो, तो बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट को क्या कर देती है, एनपीए घोषित कर देती है। ठीक है, एनपीए घोषित कर देगी।
समझिएगा, ठीक। एनपीए घोषित कर देती है डायरेक्ट। उसके बाद याद रखिएगा, एनपीए के बाद जो जो प्रक्रिया होता है मैं आपको पूरा बता चुका हूं, क्योंकि बहुत लंबा है इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। 3 महीने के बाद या फिर 90 दिन के बाद आपका क्या कर दे, अकाउंट को क्या कर देते हैं वो एनपीए घोषित कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। गैर निष्पादित संपत्तियों से प्रतिभूति बाजार में क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, अब बताइए, देखिएगा, मैं मान लीजिए, अब अच्छे से समझिएगा इसको। मान लीजिए मैं 10 करोड़ का क्या लिया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से क्या लिया, मैं लोन लिया। अब मैं बैंक को 10 करोड़ भुगतान नहीं कर रहा हूँ, 10 करोड़ मैं भुगतान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या हो गया, मेरे अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया। अब बैंक के पास पैसा आएगा क्या, बैंक के पास पैसा तो बचा नहीं, पैसा नहीं, मतलब होगा भाई लेकिन नहीं बचा। ऐसे मान लो कि 10 करोड़ रुपए जो मैं था वो तो मैं गबन कर दिया बैंक का, तो पैसा उसके पास बचा क्या, नहीं बचा उसके पास पैसा, ठीक है। अब ये 10 करोड़ कम हो गया। अब कोई सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा मान लीजिए, अब ये उसी बैंक में लोन लेने जाएगा, उसी बैंक में लोन लेने जाएगा। अब बैंक के पास 10 करोड़ की क्या है, अभी कमी है। अगर मैं दे देता तब तो ठीक था, लेकिन अब तो कमी हो गई ना 10 करोड़ की, मैं तो दिया ही नहीं। तो जब ये सेकंड पर्सन जाएगा तो ये बैंक क्या बोलेगा कि उनके पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, बात की बात बता रहा हूँ। तो ये इसको क्या लोन मिल पाएगा क्या, इसको लोन इसको नहीं मिल पाएगा। और जब लोन नहीं मिलेगा तो इसके पास पैसे नहीं रहेंगे, और जब पैसे नहीं रहेंगे तो क्या ये पैसा बाजार में आ पाएगा क्या, बाजार में आ ही नहीं पाएगा। और जब बाजार में नहीं आएगा तो याद रखिएगा, बाजार में ही पैसा नहीं आएगा तो बाजार में क्या होगी, मुद्रा की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। आ रहा है समझ में, समझना अच्छे से समझिएगा। इस स्थिति में क्या होगा, पैसे की कमी हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है, ठीक। तो गैर निष्पादित संपत्तियों में क्या होगा, याद रखिएगा, मुद्रा की कमी हो जाएगी, बाजार में मुद्रा की ही कमी हो जाएगी। क्लियर, ठीक। इतना समझाने के पीछे यही था, अब आप समझ जाइए उसको अच्छे से, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा या मेरी पूरी डिटेल क्लास देख लीजिएगा। अगला है, निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक। निक्षेप बीमा अधिनियम कब लागू हुआ, याद रखिएगा, निक्षेप बीमा अधिनियम ये 1 जनवरी 1962 को लागू हुआ, ठीक। निक्षेप बीमा याद रखिए, मैं आपको जो पढ़ाया हूँ, निक्षेप बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम, यही पढ़ाया। शायद क्रेडिट है, देख लीजिएगा, है ना। हाँ, इसको क्रेडिट मत लिखिए, ये होता है एक्चुअली प्रत्यक्ष, ये क्या होगा, प्रत्यक्ष गारंटी निगम, ठीक है, ये होता है एक्चुअली प्रत्यक्ष, ठीक। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, DICGC बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये लागू हुआ था 1978 में, ये लागू हुआ 1978 में। लेकिन ये केवल निक्षेप बीमा अधिनियम की अगर बात करें, निक्षेप बीमा अधिनियम ये 1 जनवरी 1962 को लागू हुआ था। क्लियर है, 1 जनवरी 1962 को लागू हुआ था। आ रहा है समझ में, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और इसी निक्षेप बीमा में आपको कितना लाख की गारंटी दी जाती है, कितने पैसे की, 5 लाख रुपए की आपको गारंटी दी जाती है। आपके बैंक में जितना भी रहे, अगर बैंक करप्ट हो जाए तो 5 लाख रुपए को मिलेगा, ठीक। अगला है, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम कब अस्तित्व में आए, यही अभी आपको तो बताया हूं। कब आया, ये अभी आपको बताया, ये आया है, याद रखिएगा, 15 जुलाई 1978 को, 15 जुलाई 1978 को निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम जो है अस्तित्व में आया है, ठीक। अगला देखते हैं, 1948 में कहां पर बैंकिंग संकट के बाद पहली बार निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम पर विशेष ध्यान दिया गया, इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं 1948 में कहां पर सबसे पहले बैंकिंग संकट आया, तब DICGC जो आपको बताया हूं उस पर सबसे पहले कहां पर ध्यान दिया गया, तो बंगाल में दिया गया सबसे पहले उस पर ध्यान। निक्षेप बीमा अधिनियम में कब संशोधन किया गया, निक्षेप बीमा अधिनियम में कब संशोधन किया गया, तो याद रखिएगा, इसमें पहली बार संशोधन किया गया, ये तो लागू हुआ था 1962 में, और इसमें संशोधन किया गया था 6 साल बाद 1968 में, ठीक है। अगला है, निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम का मुख्यालय कहां पर है, निक्षेप जो आप पढ़ते हैं DICGC, इसका मुख्यालय कहां पर है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। नाबार्ड का भी मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में, और DICGC का भी मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। अगला है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ठीक है। ऑल टाइम पैसा, ऑल टाइम मनी नहीं होता, याद रखिएगा ना, ऑल टाइम मनी वनी नहीं होता एटीएम, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है एटीएम का मतलब, ठीक है। अगला है, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक ठीक, ये अलग है ना, मिशन लिखा है ये, है ना, ये मशीन है, ठीक है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर हो जाएगा सी।
ई बैंकिंग का हिंदी क्या रूप है? ई बैंकिंग का जो आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो आप बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं, ई बैंकिंग मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। उसका हिंदी रूप क्या है? अगर हम देखेंगे तो इसका हिंदी रूप क्या होता है? अंतरजाल लेन देन। याद रखिएगा, अंतरजाल लेन देन को ही बोलते हैं ई बैंकिंग। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक, राज्य सहकारी बैंक की बात कर रहा है वो, याद रखिएगा, राज्य सहकारी बैंक की बात कर रहा है, मतलब अपेक्स बैंक की बात कर रहा है। तो अपेक्स बैंक कहाँ पर है? उसका मुख्यालय तो रायपुर में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर? अब बात आती है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कितने हैं आपके छत्तीसगढ़ में? आपके छत्तीसगढ़ में टोटल 6 हैं, ठीक है, जिसमें कहाँ कहाँ पर है इसका मुख्यालय? रायपुर में भी है, दुर्ग में भी है, बिलासपुर में भी है, राजनांदगांव में भी है, अंबिकापुर में भी है और जगदलपुर में भी है। आ रहा समझ में? तो पांचों संभाग में तो है ही, साथ ही साथ आपका याद रखना स्थित है राजनांदगांव में। तो टोटल 6 मुख्यालय है इसका, कहाँ? जिला सहकारी बैंक का 6 जगह पर है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। अगला है, राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की कुल संख्या कितनी है? सबको पता होगा, 2058, याद रखिएगा, सबको लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा। ये लगभग लगभग मेरे ख्याल से जहां तक समझ पा रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा ही। राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या कितनी है? तो यह आपका सी हो जाएगा, 2058। अगला है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सदस्यों की कुल संख्या अगर हम बात करें तो लगभग 28,80,443, 28,80,443 है, ठीक है। चले अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस वर्ष किसानों को 0% ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको पूरा बता चुका हूं इसके बारे में। तो 2014-15 से 0% पर दिया जा रहा है, 2014-15 से, ठीक है, 4 से लगभग लगभग 9% पर दिया जा रहा था, तो ये अभी वर्तमान में ये 0% पर उनको दिया जाता है ऋण की सुविधा, 0% ब्याज दर पर दिया जाता है। 2014-15 से इसको देने की शुरुआत की गई है। अगला है, राज्य में किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण अधिकतम कितने राशि प्रदान की जाती है? अगर वो अल्पकालीन कृषि ऋण लेते हैं, अगर किसान जो है, तो उनको मैक्सिमम कितनी राशि उनको दी जाएगी? तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको भी, अगर किसान अल्पकालीन कृषि ऋण अधिनियम के अंतर्गत अगर पैसा लेने जाते हैं तो याद रखिएगा उनको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का उनको ऋण मिलेगा। अगला है, आरबीआई द्वारा कब से बैंकों के वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों के लिए सभी पुराने और नए ग्राहकों का केवाईसी सत्यापन अनिवार्य कर दिया? इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, ठीक है, कब से अनिवार्य कर दिया? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये 2004 से कर दिया। केवाईसी वाला जो कॉन्सेप्ट आया 2002 से आया, याद रखिएगा 2002 से। लेकिन आरबीआई के द्वारा एकदम अनिवार्य कर दिया गया, जो जितने भी पुराने ग्राहक है और नए ग्राहक है सभी के लिए, जो नए ग्राहक अब अकाउंट खुलवाएंगे उनके लिए तो 2002 में ही कर दिया गया था कि उनको केवाईसी कराना है, नो योर कस्टमर। बैंक अपने ग्राहकों को जानेंगे, ठीक है, उसके लिए वो अपने आईडी लाएंगे, एड्रेस लाएंगे, सब लाएंगे, वो आईडी खुलवा मतलब अपना खाता खुलवाने के लिए। तो नए और पुराने जितने भी ग्राहक है सभी का केवाईसी कराना है, ये आरबीआई गाइडलाइंस लाए, तो कब से लाए? 2004 से लाए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर मतलब अपने ग्राहकों को जानिए, और अपने ग्राहकों को जानेंगे मतलब उसका नाम, पता, रहते कहाँ है, वो मतलब सब चीज एक XYZ उनका पता करना है, कि कभी कोई दिक्कत हो तो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वाला समस्या हो, आतंकवादी फंडिंग हो, इन सभी चीजों को रोकने के लिए केवाईसी ही तो लाया गया था। ठीक, अगला है, केवाईसी का अर्थ क्या है? केवाईसी का अर्थ मतलब अभी बताया, अपने अपने को पहचानो नहीं, अपने ग्राहकों को जाने या अपने ग्राहकों को पहचाने, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला है, प्रवर्तन निदेशालय कौन से मंत्रालय के अधीन है? प्रवर्तन निदेशालय जो है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअल में इसको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अभी शायद तक अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा हाईलाइट यही है, ईडी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ईडी, प्रवर्तन निदेशालय सबसे ज्यादा हाईलाइट अभी यही है, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। अगला है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, PMLY, ठीक है। ये क्या है? एक से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये कब लागू किया गया है? याद रखिएगा, ये लागू किया गया है 1 जुलाई 2005 से।
ठीक, ये लागू किया गया है आपका 1 जुलाई 2005 से, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2005 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया है। अगला है, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित कौन करती है? तो अभी बताया हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करती है प्रवर्तन निदेशालय, ईडी करती है। ठीक, निम्न में से किसको संपत्ति नहीं माना जाएगा? तो हर एक चीज जो आपके पास है वो आपकी संपत्ति है, लेकिन अगर आप किसी को उधार लेकर आए हो, जैसे कोचिंग खोल रहे हो और कोचिंग कुर्सी उधार लेकर आए हो, तो आपकी संपत्ति है नहीं वो। वैसे अगर आप किसी को से ऋण लिए हो, उधार लिए हो, साख लिए हो बोल सकते हैं, तो वो आपकी संपत्ति नहीं होगी, वो आपकी संपत्ति नहीं होगी। ठीक, औजार आपके पास है, आपकी संपत्ति है, भूमिया है, आपकी संपत्ति है, पट्टे का समझौता हुआ है, वो है। लेकिन अगर आपने ऋण लिया है किसी से, तो आपकी संपत्ति नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, ये रहे 50 क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन लेकर डेली आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।